माँ, अब पिताजी नहीं रहे, इसलिए तुम किसी तरह की बेवकूफ़ी मत करना। बैंक में जो भी तुम्हारा बैलेंस है वो अगर तुम घर के लिए निकाल लोगी तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। और देखो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी न रहा तो तुम्हारा बेटा बहू तुम्हें पूछेंगे नहीं। देखती हो ना आसपास समाज में अकेली बूढ़ी औरतों की क्या हालत होती है। नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मुखौटा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रकाश जी और सविता जी ने अपनी बेटी सुधा का विवाह कर दिया, बहुत शान शौकत से। प्रकाश जी अपना बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं करते थे। वे दोनों को ही समान अधिकार देने का विचार रखते थे। सुधा को भी उन्होंने एक 2 BHK का फ्लैट विवाह में उपहार के रूप में दिया था। अब जिस घर में वे रह रहे थे, बेटा बहू एक पोता, वे और सविता जी, अब उन्हें यह घर थोड़ा छोटा लगने लगा था। प्रकाश जी ने सोच रखा था कि रिटायरमेंट पर जो पैसा उन्हें मिलेगा वो और जिस घर में वे रह रहे हैं उस घर को बेचकर जो पैसा आएगा उसमें वे थोड़ा बड़ा घर ले लेंगे। रिटायर होते ही उन्होंने अपनी योजना मनोज को बताई। पिता के कहने पर मनोज ने एक अच्छा सा बंगला देख लिया। बंगला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बंगला अभी बन रहा था। प्रकाश जी ने एडवांस पैसा देकर उस बंगले का इकरारनामा भी करवा लिया। अब अपना रहता घर जो है उसे बेचने के लिए उन्होंने प्रयत्न शुरू कर दिए। लेकिन मनुष्य सोचता कुछ और है और तकदीर कुछ और सोचती है। एक दिन अचानक ही प्रकाश जी को हार्ट अटैक हुआ और कुछ पलों में ही वे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सविता जी और मनोज दोनों ही इस हादसे से एकदम हिल गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी मनोज के कंधों पर आ गई थी। पिता के जाने के बाद सुधा ने अपनी माँ को समझा दिया, माँ ध्यान रखना, अब पिताजी तो है नहीं, बैंक में जो भी पैसा जमा है वो घर के लिए मत निकाल लेना। अगर तुम्हारा बैंक में कुछ भी पैसा न रहा तो तुम जानती हो भैया और भाभी तुम्हारी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। तुम देखती तो हो ना कि समाज में अकेली विधवा औरतों की क्या स्थिति होती है। इसके बाद में जब भी सुधा घर आती तो अपनी माँ को यही बात बार बार बताती। उसने अपनी माँ के मन में ये बात अच्छी तरह से जमा दी कि अगर भैया को घर लेना है तो वो करे ना, बैंक से लोन ले और अपने लिए घर बनाए। रोज रोज एक ही बात सुनते सुनते सविता जी को बेटी की बात सही लगने लगी। सुधा और दामाद कई बार सविता जी को बाहर होटलिंग करवाने ले जाते और बाहर भी यही बात बार बार उनसे कहते। धीरे धीरे सविता जी अपने बेटे बहू से दूर होने लगी और बेटी और दामाद की तरफ झुकने लगी। एक दिन मनोज ने कहा, माँ अपने घर का फाइनल हो गया है तो कुछ पैसे तुम्हें अभी देने होंगे और कुछ समय में अपना घर भी बिक जाएगा, तब बचे हुए पैसे हम डीलर को दे देंगे। तो अभी तुम थोड़े पैसे निकाल के मुझे दे दो बैंक से। लेकिन सविता जी ने चेहरा कठोर बनाते हुए बोली, देख मनोज, अब तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं, मैं अब बैंक में जमा रकम और किसी जगह पे खर्च नहीं करने वाली। वे होते तो अलग बात थी। मनोज ने आश्चर्य से कहा, लेकिन माँ पिताजी होते तब भी तो ये पैसे वो निकाल के देते ना इस काम के लिए, और फिर तुम ये क्यों कहती हो कि तुम्हारे पास कुछ न रहेगा। तुम्हारी पेंशन भी आती रहती है, इसके अलावा मैं हूँ ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। सविता जी गुस्सा होते हुए बोली, सब जानती हूँ, अरे कौन सा बेटा और बहू बूढ़ी सास की फिक्र करते हैं, सब मतलब ही रहते हैं। मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ। मनोज को समझ में नहीं आया कि अचानक माँ को क्या हो गया है, लेकिन फिर भी वो संयत स्वर में बोला, देखो माँ, पिताजी ने उस घर के एडवांस के लिए काफ़ी पैसे दे रखे हैं। अगर हम बचे हुए पैसे नहीं देंगे तो हमारे पहले के भरे हुए पैसे वापस नहीं मिलेंगे हमें। सविता जी ने ठंडे स्वर में कहा, वो पैसे बेकार हों तो हो, लेकिन मैं इस समय तुम्हें कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ। और हाँ, हमारा ये घर भी हम बेचने वाले नहीं हैं। तुम्हें अगर नया घर लेकर रहना है तो तुम अपनी हिम्मत पे घर बनाओ और रहो। मनोज की अभी नई नई गृहस्थी थी, इतने पैसे उसके पास में थे नहीं कि वो खुद ही उस बंगलों के लिए पैसे भर देता। वो चुप रह गया। उसने सोचा अभी तो एग्रीमेंट पूरा होने में समय है,
धीरे धीरे माँ को समझा के बताएगा तो शायद माँ मान जाएगी। मनोज की पत्नी यानी सविता जी की बहू वो क्रोध से लाल हो गई। सुधा रोजाना इनको कुछ न कुछ बोलती रहती है, इनके कानों में जहर भर रही है। अरे उनके विवाह के समय पापा जी ने उन्हें कितना बड़ा फ्लैट तो लेकर दिया है, उसकी कीमत आज हमारे इस घर से काफ़ी ज़्यादा होगी, फिर भी यहाँ बीच बीच में टांग अड़ा रही हैं। जब पिताजी ने मरने से पहले सब कुछ तय कर दिया था तो ये क्यों मना कर रही है। मनोज चुप ही रहा। उसे मालूम था कि कुछ भी कहो अभी इस समय माँ पर किसी बात का असर होने वाला नहीं, क्योंकि माँ की नज़र में बेटी अपनी है और बहू बहू कभी भी अपनी नहीं हो सकती। मनोज ने सब कुछ अब समय के भरोसे पे छोड़ दिया। फिर एक दिन सुधा ने नई चाल चली। माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ, अभी तो तुम्हारे हाथ पाँव चल रहे हैं, तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, पर सोचो कि जिस दिन तुम्हारे हाथ पाँव थक जाएंगे तब तुम्हारी बहू क्या तुम्हारा साथ देगी? क्या बेटा तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा? तुम लाचार हो जाओगी माँ, मुझे तो अभी से तुम्हारी बड़ी फिक्र लग रही है। सुधा यूँ रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर अपनी माँ के कान में भरती। एक दिन बोली, माँ मैं सोचती हूँ कि तुम्हें अपने यहाँ बुला लूँ, लेकिन पिताजी ने मुझे तो छोटा सा घर लेके दिया है ना, उसमें हम सब कैसे रह सकते हैं। अगर मेरे पास में कुछ पैसे होते ना माँ, तो मैं थोड़ा बड़ा वाला फ्लैट ले लेती और फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही रखती। माँ, मुझे तो भविष्य का सारा चित्र सामने दिखाई दे रहा है और मैं उसको सोच कर ही काँप जाती हूँ। सुधा की बात सुनकर सविता जी भविष्य की आशंकाओं को लेकर हमेशा परेशान और चिंतित रहने लगी। बहू को भले ही उनके व्यवहार से उनसे लगाव न रहा था, लेकिन वह कर्तव्य भाव से उनकी सेवा करती। लेकिन जब उसने देखा कि सविता जी उससे दूर दूर रहती है, यहाँ तक कि उससे बात करना तक छोड़ चुकी हैं, तो उसकी सेवा भाव में भी कमी आने लगी। इधर सुधा रोजाना ही फ़ोन करती और वही बात अपनी माँ को रोज बोलती। उसके मीठे जहर भरे शब्द सविता जी के मन में घर करते गए। उनके खुद की विचार शक्ति जैसे कुंठित होने लगी। उन्हें अब सोते जागते यही लगता कि बेटा बहू उनकी दुर्दशा करके छोड़ेंगे बुढ़ापे में। आखिर एक दिन उन्होंने सुधा से कह दिया कि बेटी, जो पैसा बैंक में रखा हुआ है, तुम जिस तरह से कह रही हो उस तरह से थोड़ा बड़ा फ्लैट लेने के लिए मैं तुम्हें वो पैसे देती हूँ, लेकिन उसमें फ्लैट तो आएगा नहीं। सुधा और दामाद तुरंत ही बोल पड़े, नहीं नहीं माँ, आप उसकी फ़िक्र न करो, थोड़ा बहुत पैसा हम भी डाल देंगे जिससे बड़ा फ्लैट आ जाएगा और आपका बुढ़ापा एकदम सुरक्षित हो जाएगा। सविता जी ने अगले दिन पैसे उन्हें देने का उनसे वादा कर दिया। उनका वादा सुनते ही सुधा और जमाई इनके चेहरे पर कपट भरी मुस्कान खेलने लगी। उनकी इच्छा पूरी हो रही थी। उन्होंने तुरंत ही माँ को इशारा दिया कि माँ, तुम जो भी करोगी ना, इसकी भनक तक मत लगने देना भैया और भाभी को, वरना सब काम बिगड़ जाएगा। सविता जी का दामाद बहुत कपटी और मतलबी था। उसके संग रह रहकर सुधा भी वैसी ही हो गई थी। दामाद की बात सुनकर सविता जी ने सोचा कि देखो, मेरा बेटा तो अपने कमाई से बड़ा घर ले नहीं पाया, लेकिन दामाद देखो, वो मेरे रहने की व्यवस्था करने के लिए बड़ा घर लेने के लिए भी तैयार हो गया है। उन्होंने जल्दी ही बैंक से सारे पैसे निकाल कर जमाई के पास दे दिए। घर के लिए लगने वाला बचा हुआ पैसे के लिए जमाई ने बैंक से कर्जा ले लिया। सविता जी के मन में संतोष था कि चलो, उनके लिए उन्होंने घर तो खरीद लिया बड़ा, लेकिन वास्तव में घर दामाद ने अपने नाम से करवाया था, क्योंकि उसने बैंक से कर्जा ले लिए थे उसके लिए। मनोज को कुछ भी खबर नहीं थी कि माँ ने बैंक पूरी खाली कर दी है। एक दिन अचानक ही सविता जी ने अपने बेटे और बहू से कहा कि वे अब कुछ दिनों में ही सुधा के घर रहने जाने वाली हैं। मनोज का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। माँ, तुम उसके यहाँ जाकर रहोगी? कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए वहीं रहूंगी मैं। सविता जी की ये बात सुनकर मनोज तो अवाक रह गया। हालांकि बहू को इस बारे में थोड़ी भनक लगी हुई थी कि उनकी कुछ ऐसी ही कार्रवाइयाँ चल रही हैं। वैसे भी सास के प्रति उसके मन में इतनी कटुता भर गई थी कि उसने सास के निर्णय को बहुत सहजता से ले लिया। मनोज मन में दुखी हो रहा था कि पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई है, या हम माँ को इतने अप्रिय क्यों लगने लगे कि वो अब सुधा के यहाँ रहने जा रही है। सविता जी इधर
बेटी के यहाँ रहने तो आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें लगने लगा कि अपना घर तो अपना होता है, ये घर अपना होके भी उन्हें अपना नहीं लग रहा था। सुधा के घर में उसके सास ससुर पूरे अधिकार पूर्वक रहते थे। घर के लिए बड़ी भारी रकम चुकाने के बावजूद सविता जी को उस घर में मेहमानों के समान ही व्यवहार किया जाता था। कई बार तो सुधा की सास उन्हें ताने मारती और अपरोक्ष रूप से उन्हें ये जता देती कि बेटी के घर अधिक रहना किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कभी कहती कि वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बेटा बहू का सहारा मिलता है, वरना कुछ लोग तो ऐसे बदनसीब रहते हैं कि उनके बेटे बहू उन्हें पूछते नहीं, इसलिए उन्हें दामाद और बेटी का सहारा लेना पड़ता है। सुधा और जमाई उनकी बात सुनकर भी चुप रहते और कभी ये न कहते कि इस घर का पैसा सविता जी ने भी लगाया हुआ है। अब सविता जी के मन में आने लगा कि जमाई ने जितना पैसा लगाया है, मेरे पास के गहने बेचकर मैं जमाई को दे दूंगी, उससे ये घर मेरा हो जाएगा। एक दिन उनसे जब अपनी समधन का ताना सहन न हुआ तो उन्होंने सुधा और जमाई के सामने ही अपनी समधन को सुना दिया कि ये घर मेरे पैसों से लिया हुआ है और जितना पैसा जमाई जी ने लगाया ना, उतना पैसा तो मैं एक दिन में उन्हें दे सकती हूँ। उनकी बात सुनते ही जमाई बहुत नाराज़ हो गया। उसने चिल्ला के सविता जी से कहा, माँ, आप मेरी माँ से इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे कर रही हो? आप हमारे घर में रह रही हो, हमारे यहाँ खाती हो और मेरी माँ का अपमान कर रही हो। कान खोल के सुन लो, ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है। मेरे घर में एक कोने में रहना हो तो रहो, लेकिन यहाँ पर मैं मेरे माँ बाप का अपमान सहन नहीं करूँगा, और न हो तो दरवाज़ा खुला है। ये कहकर जमाई गुस्से में पाँव पटकता हुआ अपने बेडरूम में चला गया। सविता जी अवाक स्तब्ध सुनती रही। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस दामाद ने उन्हें माँ माँ कहकर बहुत मान दिया था, आज वही उनके आत्मसम्मान का चूर चूर करते हुए इस तरह से बोल गया था। तभी सुधा भी उनके पास आई। पहले उसने धीरे से माँ को समझाया, माँ, मेरी सासू माँ के लिए तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब सविता जी ने फिर अपनी बात वही बोली तो वो चिढ़ गई। बोली, माँ, तुम मेरे ससुराल वालों के सामने मेरा सिर नीचा करवा कर ही मानोगी क्या? तुम चुपचाप बैठ के 2 समय खाना नहीं खा सकती क्या? बोलना ज़रूरी है। अब तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, घर में कलह होगा। माँ, वैसे भी तुम अपने बेटे बहू की तो हो नहीं सकी, अब तुम मेरे घर में भी आग लगा रही हो। माँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, भैया भाभी के पास जाओ, वही तुम्हें संभाल सकते हैं, वरना मेरी गृहस्थी उद्ध्वस्त हो जाएगी। अपनी लाडली बेटी के मुंह से ये सब सुनकर सविता जी को काटो तो खून नहीं, धोखे और अपमान की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कांपती आवाज़ में बोली, सुधा, ये तो क्या कह रही बेटी? ये घर तो मेरा है, मालूम है तुम्हें, मेरे पैसों से लिया हुआ है। इस घर में मेरी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी, इस भरोसे से मैं यहाँ आई हूँ, और आज तू ही मुझे इस घर से निकलने के लिए कह रही है। सुधा निर्विकार चेहरे से बोली, माँ, अब मैं तुम्हें क्या बोलूँ? ये घर वाकई में इन्होंने अपने नाम पर लिया हुआ है। मैं इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। तुम जा सकती हो भैया के यहाँ। सविता जी का हृदय टूट गया। उन्हें याद आया कि कैसे वे अपने बेटे बहू का दिल दुखा के अपनी बेटी के घर रहने आ गई थी, और उन्हें ये भी याद आया कि उन्होंने अपना बैंक पूरा खाली कर दिया था इस घर के लिए। वे व्यथित स्वर में बोली, सुधा बेटी, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तूने अपने भाई के पैसे तो हड़प ही लिए, अब तू अपनी माँ को इस तरह से अपमानित कर रही है। मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए मैं तुझे किसी तरह से बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा जो कलप रही है, उससे जो आह निकलेगी, उसका फल तुझे कभी न कभी भगवान ज़रूर देगा। ये कहते हुए सविता जी पलंग पर पड़ आंसू बहाने लगी। वे सोचने लगी कि किस मुंह से मैं बेटे बहू के सामने जाऊं, किस मुंह से मैं उन्हें सत्य परिस्थिति बताऊं, किस मुंह से ये कहूं कि जो घर उनके लिए लेने वाले थे वो जमाई के नाम पर हो गया। सोचते सोचते आखिर उन्होंने अपने मन को तैयार किया। उठकर अपने कपड़े ठीक ठाक किए और कांपते आशंकित मन से मनोज के घर जा पहुंची। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मनोज और बहू ने भी उन्हें पलटा दिया तो वे क्या करेंगी।
दरवाज़ा खोलने पर मनोज को सामने माँ खड़ी दिखाई दी, अस्त व्यस्त हालत में, दुखी, रोई हुई। बहू तो उन्हें देखकर भी अनदेखा करके चली गई अंदर, लेकिन मनोज ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, उन्हें सहारा देकर घर के अंदर लाया। थोड़ी देर के बाद में सविता जी ने सारी बात बड़ा धीरज करके अपने बेटे को बता दी। बहू भी सुनी रही थी। उनकी हर बात बहू बेटे के मन में छुरी के समान घाव करती जा रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मनोज ने कहा, माँ, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने पिताजी की इच्छा का भी मान नहीं रखा। मैं भी तो तुम्हारे पेट से जन्मा हूं ना माँ। तुमने जीजाजी पर भरोसा कर लिया, लेकिन अपनी बहू पर भरोसा नहीं करती तुम। मनोज के सवालों का सविता जी के पास में कोई जवाब नहीं था। वे बस आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बेटा बहू के सामने बैठी हुई थी। आखिर बोली, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम दोनों की ही अपराधिनी हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। सुधा के द्वारा उनके मन में जो जहर भरा गया था वो पूरी तरह से सविता जी के मन से निकल चुका था। आज वे साफ मन से बेटा बहू के सामने बैठी थी। उनकी ओर देखकर मनोज को उन पर बड़ी दया आई। उसने कहा, माँ, अब जो हो गया सो हो गया। अब पता नहीं उसका क्या होगा। अब तुम उस बात को भूल जाओ और अब आगे की सुधि लो। सविता जी के मन में ये शल्य कि उन्होंने अपने बेटे का हक मारा है बुरी तरह चुभता रहता। बेटा बहू बेचारे अपनी तकदीर को कोसते हुए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे। उनके हाथ में तो कुछ था नहीं, बस वे अपनी माँ का ख्याल रखते और अपने दुख को पी जाते। 2 महीने के बाद में सुधा का फ़ोन आया। माँ, कैसी हो? सविता जी बोली, कैसी हूँ? तुम्हारे घर से अपमानित होकर यहाँ आई हूँ। गर्दन नीची करके रहती हूँ यहाँ पे। माँ, क्या बताऊँ तुमको, उस दिन तुम्हारे दामाद बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। उनके बिजनेस में उन्हें थोड़ा नुकसान हो गया था। उस दिन उनका दिमाग फिरा हुआ था, इसलिए वो जो कुछ भी तुमसे बोले ना माँ, वे सब गुस्से में बोले। आज भी उन्हें इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा है और मुझे भी बहुत बुरा लगा माँ, क्योंकि इन्होंने मुझे नुकसान की बात बताई थी तो मेरा भी मन ठीक नहीं था उस दिन। लेकिन माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम वापस आ जाओ माँ, गुस्सा छोड़ के। सब पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। सासू माँ को भी अपनी गलती समझ में आ गई है, उन्हें भी तुम्हारी माफ़ी मांगनी है। प्लीज़ माँ, वापस आ जाओ। लेकिन अब सविता जी अपनी बेटी को ठीक से समझ गई थी। शांत भाव से बोली, बेटी, तूने इतना कह दिया यही काफ़ी है। मैं माँ हूँ, तुम्हारे प्रति गुस्सा कितने दिन रखूँगी मन में, लेकिन अब मैं उधर वापस नहीं आऊँगी। मैं समझ गई हूँ कि किसी भी माँ बाप को बेटी के घर में कभी भी अपने घर जैसा नहीं लग सकता, अपने घर जैसा मान सम्मान नहीं मिल सकता। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। सुधा ने सोचा कि चलो, बीच की संवादहीनता तो खत्म हुई, धीरे धीरे मैं माँ को फिर से मना ही लूँगी। अब फिर उसके हर 2-4 दिनों में फ़ोन आने लगे। माँ को मनाने के लिए वह पीहर आने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका भाई और भाभी उसको जान गए हैं और शायद हो सकता है कि वे उसे दरवाजे में भी खड़ा न रहने दे। एक दिन इसी तरह से जब वह बात कर रही थी अपनी माँ से, तो पूछा, माँ, फिर तुम कब आ रही हो इधर रहने के लिए? सविता जी ने साफ कर दिया, नहीं बेटी, अब मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी। वो घर तुम्हारा है, आखिर तुम्हारे पति ने अपने नाम पर करवाया है ना। बस इतना कहती हूँ कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपने बेटे के हक छीन के तुम्हें पैसे दे दिए। हो सकता है कि भगवान ने बेटे के लिए, तुम्हारे भैया के लिए कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छी बात सोची हो। अगर तुम ठीक से व्यवहार करती तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ न कुछ फ़ायदा होता, लेकिन तुमने जिस तरह से धोखा दिया है मुझे, उससे तुम्हें जो फ़ायदा हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब तुम्हारे लिए मायके का दरवाज़ा बंद हो गया है, ये याद रखना। और आगे दामाद जी को भी उनके इन कर्मों का निश्चित ही फल भोगना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर अब तक शांत भाव से बोलने वाली सुधा चिढ़ गई। माँ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जिसके नसीब में जो होता है उससे वह मिलकर ही रहता है, लेकिन अगर सच्चे राह से चलकर वह चीज़ उसे मिले तो उसकी संतुष्टि उसे जीवन भर रहती है, बस। और याद रखना,
तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक फ्लैट लेकर दिया था और भाई वाला पैसा भी तुमने हड़प लिया है। ये बात तुम्हें कभी भी रात में चैन की नींद नहीं सोने देगी। और एक बात, तुम्हारे भैया भाभी जल्दी ही एक अच्छे घर में जाने वाले रहने। कर लिए उन्होंने सारी व्यवस्था। सुधा के चेहरे का मुखौटा जो अब तक उसने लगा के रखा था माँ के प्रति दया भाव का, एक पल में ही गिर गया। उसका धोखा खुल गया था। और भैया भाभी नए घर में जाने वाले, ये माँ क्यों कह रही है? माँ के पास में अब रखा भी क्या है? सब कुछ तो हमने ले लिया है। हाँ, उस दिन कह रही थी कि गहने बचे हैं। कर्जा तो भैया लेने नहीं वाला। अरे भैया भाभी बीच में गांव में गए थे, क्या वहाँ पर कुछ? लेकिन गांव में भी क्या रखा है? एक छोटा सा घर तो था जो गिरने गिरने की हालत में था। आखिर उसका मूल्य क्या आएगा? सुधा ने ये सारी बातें अपने पति को बताई। दामाद शंकालु था, मतलबी भी था और धोखेबाज भी था। सुधा से बोला, हो सकता है कि तुम्हारे पिता ने वहाँ पर कुछ ज़मीन लेके रखी हो जो हमें नहीं मालूम है। देखो सुधा, अगर ऐसा कुछ हो तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कुछ भी करके तुम्हें अपनी माँ को समझाना होगा। सुधा बोली, हाँ मैं कई बार फ़ोन पर माँ को समझा चुकी हूँ, लेकिन वो कुछ साफ साफ बताती नहीं। लेकिन आजकल उसके बोलने में एक खुशी ज़रूर झलकती रहती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। दामाद बोला, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले रविवार सुधा और दामाद दोनों उस मंदिर में गए जहाँ पे सविता जी हर रविवार आया करती थी। बेटी दामाद को वहाँ देखकर सविता जी आश्चर्य में पड़ गई। चतुर जमाई ने आगे बढ़कर सविता जी के पांव पकड़ लिए और माफ़ी मांगते हुए बोला, माँ, उस दिन मेरे बिजनेस में जो नुकसान हुआ था उससे मैं अपना आपा खो बैठा था। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से वो सब निकल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपकी तरफ नज़र उठा के देखने का भी काबिल नहीं हूँ। आज आखिर बहुत हिम्मत करके मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो और चलिए हमारे साथ वापस अपने घर। सविता जी ने उन्हें दूर करते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मैं समझ गई हूँ कि अपना घर होता है। अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकती रहने। बस दुख इस बात का है कि मैंने अपने बेटे का हक मार के तुम्हें दे दिया। लेकिन अब मेरे बेटे की तकदीर भी चमक रही है। अब वो जल्दी ही खुद का बड़ा घर लेने वाला है। सुधा रो पड़ी, प्लीज़ माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटी और दामाद सविता जी के मन से राज निकलवा लेना चाहते थे। सविता जी पिघल गई, बोली, बेटी, अगर सब कुछ सही रहता तो मनोज को जो खजाना हाथ लगा है उससे शायद कुछ तुम्हें भी देता वो। लेकिन तुम दोनों ने जिस तरह से कपट रच के मुझे धोखा दिया है, मनोज अब तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं। और मैं भी उसे किस मुँह से तुम्हें कुछ देने के लिए कहूँ? उस सोने की ईंट में से तुम्हें कुछ देने के लिए बोलूँ? सोने की ईंट? दामाद और बेटी दोनों के मुंह से एकदम निकला, ये क्या बात है? माँ, आखिर मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, दामाद भी तुम्हारे हैं। हमसे गलती हुई, हमने मान लिया है, हमें उसका पछतावा भी है। लेकिन हमने जो कुछ किया था वो सब तुम्हारी भलाई के लिए तो किया था, लेकिन तुमने तो हमें एकदम से पराया कर दिया। सविता जी शांत स्वर में बोली, बेटी सुधा, तुम्हें तो मालूम है गांव में अपना एक घर था, गिरने की हालत में था, इसलिए मनोज इस साल बारिश में उसे देखने के लिए गया था। घर तो वाकई ढह गया और मनोज का पाँव एक जगह अंदर धंसने लगा। और मनोज का भाग्य देखो कि ज़मीन में उस जगह पे उसे सोने की ईंट मिल गई। कम से कम 2 किलो की तो होगी वो ईंट। वो घर तुम्हारे परदादा के दादा ने बनाया था। शायद हो सकता है कि उस समय उन्होंने कुछ वहाँ दबा रखा हो। इस बारे में तो किसी को भी आइडिया नहीं थी ना। वो तो मनोज का नसीब जोरदार, ये कहो कि वो वहाँ गया और ज़मीन में उसका पाँव धंसने से उसे वो चीज़ मिल गई, वरना पता नहीं और किसी को भी मिल सकती थी वो। तो माँ, एक ईंट है या दो? 2 ईंटें हैं। तो माँ, एक ईंट पर तो मेरा हक बनता है, सुधा ने तीव्र स्वर में कहा। सविता जी बोली, बिल्कुल तुम्हारा भी हक है नहीं होता, अगर तुम अपना रिश्ता पहले जैसा स्नेह भरा बनाए रखती। तब मैं मनोज से जिद करके एक ईंट तुम्हें दिलवाती। पर क्या करूं, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने बेटे को धोखा दिया और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया।
इस वजह से तुम अपना मायका तो खो बैठी हो। मनोज तुम्हें किसी हालत में अब अपनी बहन मानने के लिए तैयार नहीं है। सोने की ईंटों की बात सुनकर बेटी और दामाद दोनों पछताने लगे। एक दूसरे की तरफ देखते हुए उनके मन में गुस्सा भी आने लगा। अब उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह से मनोज और भाभी से रिश्ता सही करना होगा और एक ईंट अपने नाम पर लेनी ही होगी। आखिर एक दिन बड़ा धीरज करके सुधा अपने मायके पहुंची। मनोज उन्हें देखकर भी अनदेखा करके अंदर निकल गया। सुधा ने उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और आंसू भीगे स्वर में बोली, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे नहीं पता कि ये सब हमसे कैसे हुआ। शायद हमें माँ की बहुत फिक्र थी, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। मुझे ऐसा लगा था कि शायद भाभी अपने बच्चे के इसमें रहेगी और माँ की ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगी। दामाद ने भी सुधा के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मनोज भैया, बात सही है, हम लोगों से गलती हुई है, लेकिन हमारे मन में पाप नहीं था, हम बस माँ का भला चाहते थे। धीरे धीरे सुधा ने भैया से पुरानी बातें, उनके बचपन के बातें बोल बोल के मनोज का गुस्सा थोड़ा शांत किया। अब दामाद ने आगे बढ़कर मनोज के हाथ में एक फाइल रखी। मनोज ने पूछा, ये क्या है? मनोज भैया, हमें माफ़ करिए, हमारी वजह से तुम्हें जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उस फ्लैट के सारे कागजात लेकर आए हैं। हम उस फ्लैट को जल्दी खाली कर देंगे और तुम्हारे नाम पर कर देंगे। बस आप सब लोग हमें माफ़ करो। ये कहते हुए उसने सविता जी, उनकी बहू और मनोज की तरफ देखते हुए हाथ जोड़े। वो झुकने भी वाला था सविता जी के पाँव में, लेकिन सविता जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। सुधा भी रोते रोते वैसा ही कर रही थी जैसे उसका पति कर रहा था। अभी दिन के 12 ही बजे थे। मनोज ने तुरंत ही अपने जीजाजी के साथ जाकर बैंक में आवश्यक कार्रवाई की और घर अपने नाम पर करवा लिया। जो थोड़ा बहुत लोन का पैसा था वो जमाई ने कहा कि वो खुद भर देगा। अब मनोज एकदम शांत दिमाग से घर में आया। एक सप्ताह के बाद में वो अपनी माँ, पत्नी और बच्चे के साथ में अब नए फ्लैट में रहने जाने वाला था। सविता जी ने बहुत प्रसन्नता से अपनी बेटी और दामाद को फ़ोन करके घर पे बुलाया। बेटी दामाद सुनहले भविष्य का विचार करते हुए घर पहुँचे। सविता जी ने उन दोनों का स्वागत स्नेह के साथ किया। मनोज ने उन्हें आदर के साथ बिठाया और उसके बाद में कहा, देखो सुधा, हमारे रिश्ते में जो गलतफहमी हो गई थी वो तुम दोनों ने आगे बढ़कर दूर कर दी है। अब हमारे रिश्ते के बीच में कोई गलतफहमी नहीं है और ना ही कोई कटुता है। अब कल हम लोग नए फ्लैट में रहने जाने वाले हैं। जैसा पिताजी चाहते थे वैसे ही होगा। उन्होंने तुम्हें घर दे दिया था और मेरे लिए भी घर की व्यवस्था कर दी है। मनोज की बात पूरी होते न होते सुधा हंसते हुए बोली, हाँ भैया, बिल्कुल सही। अब हम लोगों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया है। लेकिन एक बात अभी बाकी है ना भैया। गांव का घर गिरने के बाद में तुम्हें जो सोने की ईंटें मिली थी वो उन दो में से एक मेरी है ना, मेरे हक की बनती है ना। मनोज हंस पड़ा, बोला, हाँ सुधा, हमारा रिश्ता पहले जैसा ही स्नेह भरा हमेशा रहे, यही मैं चाहता हूँ। गांव में मुझे जो कुछ मिला था ना ज़मीन के नीचे, वो मैं तुम्हें भी आधा हिस्सा ज़रूर दूंगा। सुनकर सुधा और दामाद के चेहरे खुशी से दमकने लगे। मनोज ने एक भारी थैली सुधा के हाथ में थमाई। थैली इतनी भारी थी कि सुधा से संभली नहीं और एकदम उसके हाथ से गिर गई। थैली गिरते उसमें से एक ईंट ज़मीन पर गिरी। थी तो ईंट, लेकिन सोने की नहीं थी, सादी ही मिट्टी पत्थर की थी। मनोज शांत आवाज़ में बोला, सुधा, उस घर में मुझे इन ईंट पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए अपने बाप दादाओं की अमानत के रूप में मैं वहाँ से 2 ईंटें लेकर आया हूँ, जिसमें से एक ईंट मैंने तुम्हें दे दी है। असमंजस और क्रोध से लाल होते हुए सुधा और दामाद ने एक साथ ही मनोज और सविता देवी की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या? क्या तुम हमारा अपमान कर रहे हो? तब सविता देवी सामने आ गई, बोली, देख बेटी, दामाद जी आप भी सुनिए। इतने किस पसोपेश में पड़ गए तुम लोग? तुम क्या सोचते हो भगवान ने केवल तुम्ही को दिमाग दिया है और दुनिया में बाकी सब लोग मूर्ख हैं? सुधा, जिस दिन तुमने मुझसे 2 महीने बाद फ़ोन पर बात की तभी मैं समझ गई थी। अब तुम्हारी दूसरी चाल में मैं फंसूंगी नहीं।
बल्कि अब तुम्हें फंसाऊंगी। धोखे का बदला धोखा, और धोखे से ही सही मैं अपने बेटे मनोज का हक उसे दिलाकर रहूंगी। तुम जैसे धोखेबाज लोगों को सबक तो मिलना ही चाहिए था। बोलते बोलते सविता जी की आवाज़ कठोर हो गई। वे आगे बोली, अब आप दोनों यहाँ से निकलो, वो रहा दरवाज़ा। यही कहा था ना तुम लोगों ने मुझसे। अब आगे मैं बेटे और बहू नए फ्लैट में रहने जाएंगे और मैं शांति से जीवन बिताना चाहती हूँ, इसलिए आगे से मुझसे कोई भी संपर्क करने की कोशिश मत करना। धोखे की शुरुआत तुमने की थी, अंत मैंने किया है। मेरे बेटे को नया घर भी मिल गया, ये पुराना घर भी उसी के नाम पर है, और मेरे गहने वो मैं मेरी प्यारी बहू को दूंगी। तुम दोनों ने नाता निभाया होता तो तुम्हें निश्चित ही आधा आधा सब कुछ मिल जाता, लेकिन अब कुछ नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन आगे से हमसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश मत करना। निकलो अब, मुझे तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना है। आज तुम दोनों के मुखौटे पूरी तरह से उतर चुके हैं। तुमने क्या सोचा था, इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे दिया और मैं उसे पी जाऊंगी? समय ने मुझे भी काफ़ी कुछ सिखाया है। अब मैं समझ गई हूँ कि एक माँ जैसे अपनी बेटी पर भरोसा रखती है, वैसे उसे अपने बेटे पर भी रखना चाहिए। और अगर उसे बहू पराई लगती है तो दामाद भी पराया ही लगना चाहिए। बहू को बेटी से कम और दामाद को बेटे से ज़्यादा समझने पर यही हालत होती है किसी की भी। अब जाओ तुम दोनों, हमें हमारे नए घर में जाने के लिए तैयारियां करनी हैं। बेटी दामाद का सिर अपमान और शर्म से नीचे झुक गया था। उनके पास में कोई शब्द नहीं बचे थे कि वो अपनी माँ को समझाते या अपने भाई से माफ़ी मांगते। वे खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस चुके थे। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधा, भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता वैसे ही बना रहता अगर तुमने धोखाधड़ी न की होती, लेकिन तुम्हारा और हमारा रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन तुमने माँ को धोखा देकर हमसे हमारा सब छीन लिया। अब नाटक ख़त्म और आप जाओ, वो रहा दरवाज़ा। सुधा और दामाद गर्दन नीची किए दरवाजे से बाहर चले गए। उनके पीछे दरवाजे का बंद होने का आवाज़ आता रहा और सविता जी की आंखों में संतुष्टि की झलक। मित्रों, कहानी से जो सबक मिलना था वो सविता जी ने बोल ही दिया है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।